So I formally welcome all of you in the first lecture of your book Investments Analysis and Portfolio Management. Your recommended book according to your course is the Charles P. John 11th edition. So उसके accordingly मैं जो lectures हैं उसको manage किए हैं. Okay. सबसे पहले समझते हैं कि investment होती क्या है. What is the investment? An investment can be defined as the commitment of funds to one or more asset that will be held over some future time period. Investments क्या होती है कि आप अपने funds को किसी एक या दो assets में commit कर देते हैं और उन assets को आप hold करके रखते हैं for some future period of time. For example, आप कोई building खरीदते हैं for the purpose कि आपने वहाँ पे manufacturing करनी है, ठीक है? तो आपने उस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? तो उस एसेट को आपने खरीदा है, तो आपने जो आपके जो फंड्स हैं, जो आपके पैसे हैं, वो कमिट हो चुके हुए हैं, वो कहीं पे कमिट हुए हुए हैं और उन एसेट्स को आप होल्ड करके रखेंगे. इसमें आपके पास ऑप्शन है मोबाइल के अंदर ना स्पीकर्स की, तो आपका अपना जो वो सेटिंग्स हैं उसमें प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आवाज सबको जा रही है. तो अपने मोबाइल में देखें ऑडियो या आपकी जो सेटिंग्स हैं स्पीकर की, उसको देखें, उसको ऑन करें तो फिर आपको मेरी आवाज आएगी, अदरवाइज आपको नहीं आएगी. ठीक है, तो ऑडियो सेटिंग में जाके देखें, उसको ऑन करें तो फिर आपको आवाज आएगी उसकी. ओके, इन्वेस्टमेंट इज अ स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्टडी करना, इसको इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं. Investment is concerned with the management of investors' wealth, which is a sum of current income and the present value of the future income. अच्छा, investment क्या होता है कि आप जो investor है, जो शख्स invest कर रहा है, वो अपनी wealth को manage करना. Wealth क्या होती है? It is a sum of current income, आपकी जो मौजूदा income है, and the present value of your all the future income, और जितनी भी future incomes हैं उसकी present value, आज के दौर में उसकी क्या value होगी, इसको हम डिटेल में जाके आगे बढ़ते हैं. इसकी एग्जांपल्स हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड्स. इन्वेस्टमेंट में ही फाइनेंशियल एसेट्स हम बेसिकली मैंने आपको जो हम लोगों के कन्वेंशनल लेक्चर्स थे उसमें मैं भी आपको बताया था कि हम इस बुक में जो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इन्वेस्टमेंट विच वी डू इन द शॉप इन द फॉर्म ऑफ रियल एसेट्स. फॉर एग्जांपल, आप गोल्ड ले लेते हैं, आप कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं स्कूल की फॉर्म में, आप फैक्ट्री लगा लेते हैं अपनी. हम उस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. जब भी बहुत बात करते हैं तो एक जेन में बात आनी चाहिए, वो एक लफ्ज आना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर द पेपर और इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स ऑन सम इश्यूअर्स सच एज फेडरल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस. फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली हम सिक्योरिटीज को कहते हैं, ठीक है? अब सिक्योरिटीज में क्या चीजें आती हैं? दो चीजें आती हैं, स्टॉक्स आते हैं और बॉन्ड्स आते हैं. स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हुए हैं कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स क्या होती हैं, ठीक है? सो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स जो हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स में आते हैं. स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये पीस ऑफ पेपर होते हैं जो कि इश्यूअर के ऊपर एक क्लेम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. अगर आपको स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स अभी भूल गए हुए हैं तो वो हम आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉक्स इसकी टाइप्स, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और बॉन्ड्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है, जेहन में रख लें कि इनको हम सिक्योरिटीज को फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं. एसेट्स की एक और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रियल एसेट्स. रियल एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर द टेंजिबल एसेट्स सच एज गुड्स, सिल्वर, डायमंड, आर्ट एंड रियल एस्टेट. रियल एसेट्स आर द टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं. इसमें एग्जांपल आती है गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड की, आर्ट की एंड रियल एस्टेट्स की. ये सारे के सारे एसेट्स जिनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं उनको हम रियल एसेट्स बोलते हैं. मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल जो एसेट्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं. सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं. एक जिनको आप फर्दर मार्केट में बेच सकते हैं, आप खरीद के उसको फर्दर बेच सकते हैं. दूसरे वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनको आप आगे बेच नहीं सकते. ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स जिनको आप मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो, फर्दर खरीद के आप सेल आउट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं, उनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं.
मार्केटेबल का मतलब ये होता है कि वो सिक्योरिटीज जिसको आप मार्केट कर सकते हैं, जिसको आप बाय एंड सेल कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, उनको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज. Marketable securities are financial assets that are easily and cheaply traded in organized market. Traded का मतलब होता है बाय करना या सेल करना. वो फाइनेंशियल एसेट्स जो कि मार्केट, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर आप इसको चीपली एंड इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं, इनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं. इन्वेस्टमेंट्स, व्हाई डू वी इन्वेस्ट, हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की हम लोगों के मोटिव क्या होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी इन्वेस्ट. Investors seek to manage their wealth efficiently, obtaining most from it while protecting it from the inflation, taxes and other factors. इन्वेस्टमेंट करने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप अपनी वेल्थ को बिल्डअप करें, आप अपनी जो वेल्थ है उसको बढ़ाएं. वेल्थ का मतलब क्या होता है, आप कितनी चीजें ऑन करते हैं, कितनी चीजें आपकी मलकियत में है, माइनस कितनी चीजें आपकी लाइबिलिटीज में है. फर्ज करें कि आपकी जो इक्विटी है, जो कैपिटल है वो 1 लाख है, आपकी जो एसेट्स हैं वो 1 लाख के हैं, आपने जो कर्जे अदा करने हैं वो 40,000 के हैं. तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसको हम कहते हैं वेल्थ. तो वेल्थ की मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने अपने वेल्थ को इंक्रीज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. नंबर 1, पहली रीजन तो ये. दूसरी रीजन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें. पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप जब एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया. हमने न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा था. मिसाल के तौर पर आप किसी एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, उस कंपनी का नाम है कंपनी ए, और किसी दूसरी कंपनी का भी स्टॉक खरीदते हैं, उस कंपनी का नाम है कंपनी बी. तो जब आप एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिए. तो सेकंड रीजन ये होगी कि आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, यानी आप एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं. क्यों हम एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से ताकि अगर आपको किसी एक सोर्स से नुकसान हो तो दूसरे सोर्स से आपको प्रॉफिट बिल्डअप हो, आपको ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट पे नुकसान ना हो. इन्वेस्टर विशेस टू अर्न ऑन देयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि हम उससे रिटर्न जो है वो गेन कर सकें. मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख के एसेट्स खरीदे हैं, तो उस 1 लाख के एसेट्स को खरीदने का मतलब ये होता है कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिले या रिटर्न मिले, यानी आपको 1 लाख के ऊपर 10,000 मिले, 20,000 मिले. तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है कि ताकि हमें उसके ऊपर रिटर्न मिल सके. तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिटर्न चाहिए होता है उसके ऊपर. दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. चौथा रीजन कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए में की सेविंग्स पड़ी हुई है, ठीक है. उस 1 लाख की सेविंग्स अगर आप अपने पास रख लें और आप उसको सेव करते जाएं, ठीक है, क्या जब आप उसको सेव करते रहेंगे तो वो डिके होता रहेगा. डिके का मतलब है कि उसकी वैल्यू कम होती रहेगी. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आप 1 लाख रुपए को अपने पास तिजोरी में रखेंगे और आप उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जब आपके पास पड़े हुए हैं ना आपकी पॉकेट के अंदर, तो वो रिटर्न जनरेट नहीं करेंगे. आप जब इसको इन्वेस्ट करेंगे किसी जगह पे, तो तब ही वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा. यही वो पॉइंट कह रहे हैं. कैश हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बाय होल्डिंग कैश, जब आप कैश होल्ड कर रहे होते हैं, इट फॉरगो द अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ रिटर्न ऑन दैट कैश. तो आप जो रिटर्न जनरेट करने की जो ऑप्शन होती है ना, उसको बंद कर लेते हैं. अगर आप उसको सेव करके अपने पास रख लें, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते. The last one is in inflationary environment, the purchasing power of cash diminishing with a higher rate of inflation. फर्ज करें वही 1 लाख की एग्जांपल, इसको मैं एक आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, आप इसको 1 साल के लिए अपने पास रख लेते हैं. फर्ज करें कि आज पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए पर लीटर, 1 लीटर की 100 रुपए. तो अगर आप इस 100 रुपए को अपने पास रखते हैं और 1 साल तक अपने पास रखते हैं, और 1 साल के बाद पेट्रोल की कीमत होती है 110 रुपए,
तो वही 1 लीटर का पेट्रोल जो आप 1 साल पहले 100 रुपीज़ में परचेज़ कर रहे थे, अब आप उसको 110 रुपए में परचेज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जितनी भी चीज़ें जो आप 100 रुपए में आज परचेज़ कर सकते हैं, कल को उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएँगी। तो इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ की जो वैल्यू आज है, वो कल नहीं होगी। कल 100 रुपीज़ की वैल्यू कम होगी। इस चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और उसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाना और वो क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। परचेजिंग पावर कम क्यों होती है? क्योंकि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बजाय इसके कि आप ₹100 अपने पास सेव रखें, आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट करें सो दैट ये इसके ऊपर आपको 10% या 20% रिटर्न जनरेट करके दे, सो दैट आप जो इन्फ्लेशन रेट का जो इफ़ेक्ट है उसको आप काउंटर कर सकें, ठीक है? सो ये 5 रीज़न्स हैं इन्वेस्ट करने की। ये 4-5 रीज़न्स हैं, इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है? इसका ऑब्जेक्टिव कह लें कि नंबर 1 आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? नंबर 1 पर्सनल एस्पेक्ट्स, आपकी कोई ज़ाती ज़रूरत हो सकती है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं किसी जगह पे सो दैट आज से 15 या 20 साल के बाद आपने एक घर खरीदना है, ठीक है? तो ये आपका पर्सनल एस्पेक्ट होगा। आपने 15 या 20 साल के बाद अपने बच्चे की कॉलेज फीस या यूनिवर्सिटी फीस को अदा करना है, तो इस वजह से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास 5 लाख है, आप इन्वेस्ट कर दिए, आपको पता है 5 15-20 साल के बाद वो मुझे 20 लाख की सूरत में रिटर्न मिलेगा, ठीक है? तो वो 20 लाख से अपने बच्चे की कॉलेज की फीस या यूनिवर्सिटी की फीस आराम से दे सकता हूँ। तो ये मेरा ज़ाती एस्पेक्ट है, मैं इस वजह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 रिटायरमेंट डिसीजन। Most of the people in USA invest for the retirement decisions. Take the retirement decision as an important factor for their investment. ठीक है? कि इसका ये मतलब है कि आज मैं काम करने के काबिल हूँ, लेकिन आज से 20 साल के बाद मैं काम नहीं कर सकूंगा। तो डेफिनेटली मुझे रिटायर्ड होना है। क्योंकि मैं काम करने के काबिल अ, नहीं रहूँगा, ठीक है? सो जो रिटायरमेंट डिसीज़न है, वो मेरा इम्पोर्टेंट डिसीज़न है इन्वेस्टमेंट करने का सो दैट मैं 20 साल के मैं कहीं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ और इन्वेस्ट करने के बाद 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ताकि जब मैं रिटायर होऊँगा तो उस 1 लाख के बदले में मुझे 5 लाख रुपए वापस मिले, मैं रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुज़ार सकूँ। मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट को एज़ अ प्रोफ़ेशन एडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट को एज़ प्रोफ़ेशन एडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि जो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं उनको हेल्प आउट करूँगा। वो कैसे? कि मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट या पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाऊँगा। मैं उनके लिए अच्छी-अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूँढ के लेके आऊँगा, उनके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रपोज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता लेकिन एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूँढ के लेके आऊँगा, अच्छी एसेट्स ढूँढ के लेके आऊँगा और मैं उसको ये मशवरा दूँगा कि आप इन इन एसेट्स के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो वो मेरे मशवरे के मुताबिक वो इन्वेस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि उसके उस शख्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट होंगे और मैं क्योंकि एज़ अ प्रोफ़ेशन उसको प्रोफ़ेशनल मशवरा दे रहा हूँ, तो मैं उसके बदले में उससे फ़ीस चार्ज करूँगा। जो लोग ये काम करते हैं ना, उनको हम कहते हैं सीएफए। ये सबसे लास्ट पे स्लाइड पे लिखा हुआ है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। These are the professional designation for the people in the investment field. And this is the highly paid job investment. Investment में ये highly paid job है। ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों को बता रहे होते हैं कि आप किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें और किन में ना करें। वो किस तरह से कर रहे होते हैं? उन सिक्योरिटीज का एनालिसिस करते हैं और फिर उनके पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर नंबर फोर्थ जो आपकी रीजन है वो ये है कि यू वांट टू बिल्ड योर वेल्थ ओवर द लाइफ टाइम। आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी आप अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी जो बिल्डिंग्स हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपनी जो व्हीकल्स हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपनी सेविंग्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो आप अपनी जो जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। चौथी रीजन, स्टॉक ब्रोकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टॉक ब्रोकर्स वो होते हैं जिनकी मदद से आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि यू वांट टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर और द फाइनेंशियल एडवाइजर।
इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड ट्रेडर्स वो होते हैं कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं बल्कि वो चैनल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। नाउ जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए? दो ही चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, एक रिटर्न, दूसरा रिस्क, कि आपको उससे प्रॉफिट कितना मिलेगा और फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके डूबने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो रिस्क एंड रिटर्न। द डिसीजन प्रोसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, रिस्क और रिटर्न को पढ़ूं। रिटर्न जो है वो दो तरह के होते हैं। रिटर्न्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सपेक्टेड, दूसरा रियलाइज्ड। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है और रियलाइज्ड क्या होते हैं, और फिर उसी से ही मैं रिस्क की डेफिनेशन निकाल लूंगा। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न की डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इज द एंटिसिपेटेड रिटर्न फॉर सम फ्यूचर टाइम, फ्यूचर पीरियड। एंटिसिपेटेड का मतलब ही होता है जो मुतवक्का रिटर्न होता है, यानी जो आपको, जिसकी आपको तवक्को होती है। फर्ज करें कि आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो रिटर्न जो उस इन्वेस्टमेंट से आपको, जिसकी तवक्को होती है कि आप, मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कम 10% तो लाजमी मिलेगा, अभी आपको मिला नहीं है लेकिन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एंटिसिपेटेड रिटर्न। एंटिसिपेटेड का मतलब है एक्सपेक्टेड, मुतवक्को रिटर्न फॉर सम फ्यूचर टाइम पीरियड, जो कि आपको फ्यूचर टाइम पीरियड में मिलेगा। रियलाइज रिटर्न बेसिकली एक्चुअल रिटर्न होता है जो कि आपको मिलता है। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं उसके बाद आपको जितना रिटर्न मिलता है उसको हम एक्चुअल रिटर्न या रियलाइज रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जो एंटिसिपेटेड रिटर्न है, ये जो एंटिसिपेटेड रिटर्न है, दिस इज बेसिकली ये फ्यूचर टाइम पीरियड में आपको जो मिलने वाला है, जिसकी आप तवक्को रखते हैं, वो एंटिसिपेटेड रिटर्न होगा। अब जो एक्चुअल रिटर्न होता है ये आपको इस वक्त मिल चुका है, यानी ये आपको इन प्रेजेंट फॉर्म आपको मिल चुका हुआ है। हो सकता है कि आप जो तवक्को रख रहे हैं वो 10% रिटर्न की आप तवक्को रख रहे हैं, लेकिन आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिला है वो मिला है 8%। ठीक है, सो जो आपको तवक्को है रिटर्न मिलने की वो है एक इन्वेस्टमेंट से, वो है 10%, लेकिन आपको एक साल के बाद जो रिटर्न मिला है वो है 8%। अब दिस इज बेसिकली द टाइमलाइन। ये एक टाइमलाइन है, बिल्कुल टॉप पे देखें 0 एंड 1। आप इस वक्त ना यहाँ पे खड़े हुए हो, यानी ये दिस इज बेसिकली करंट टाइम पीरियड 0। आप इस वक्त सोच रहे हो कि आपको एक साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 10%। तो जो आप सोच रहे हो ना अभी इस वक्त, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक साल के बाद जब एक साल गुजर चुका है उस वक्त आपको जितना रिटर्न मिला है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 8%। उसको हम कहते हैं एक्चुअल रिटर्न या रियलाइज रिटर्न। ठीक है, सो ये डिफरेंस है एक्चुअल एक्सपेक्टेड में और रियलाइज रिटर्न में। इन्वेस्टर्स सीक टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न। इन्वेस्टर सीक्स टू मैक्सिमाइज, एक क्वेश्चन ले लूं मैं, शुएब शाहजेब, स्टॉक ब्रोकर के अलावा आप बाय एंड सेल नहीं कर सकते। वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि स्टॉक ब्रोकर, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम। लिखा हुआ एक्चुअल रिटर्न वो है जो पास्ट में मिलता आ रहा है। एग्जैक्टली जो एक्चुअल रिटर्न है वो आपको इस वक्त मिला, दैट इज द एक्चुअल रिटर्न। और आपका जो पास्ट का रिटर्न है वो सारा एक्चुअल रिटर्न एक्चुअल में होता जाएगा, लेकिन जो आपका फ्यूचर रिटर्न है ना, जो आप जिसकी तवक्को रख रहे हो, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स सीक टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग सब्जेक्ट टू द रिस्क दे आर विलिंग टू अंडरटेक। ठीक है, इन्वेस्टर का क्या मकसद होता है? इन्वेस्टर का मकसद ये होता है कि वो अपने एक्चुअल रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें, यानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। अच्छा, मैं इधर से ही आपको रिस्क को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिस्क क्या होता है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस है एक्सपेक्टेड रिटर्न का और एक्चुअल रिटर्न का, कितने परसेंट डिफरेंस है? ये 2% डिफरेंस है। दिस इज बेसिकली द रिस्क। ये रिस्क होता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द एक्चुअल रिटर्न इज कॉल्ड द रिस्क। इसको हम रिस्क कहते हैं जी। रिस्क की डेफिनेशन, द चांसेस दैट
द एक्चुअल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, वो चांसेस इन्वेस्टमेंट के कि जिसमें आपका एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिफरेंट होगा। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं रिस्क। दिस इज कॉल्ड द रिस्क। ठीक है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ये सोच के किया था कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से 15% रिटर्न मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद जब आपने देखा तो इससे आपको 5% रिटर्न मिला। तो दिस इज बेसिकली आप जितना सोच रहे थे उससे आपको कम रिटर्न मिला। तो दिस इज बेसिकली रिस्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इसको हम इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। व्हेन वी इन्वेस्ट वी मे डू सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर कर रहे होते हैं। लोग हमें बता रहे होते हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, रियल एस्टेट में कर लो, फलां जगह पे कर लो, फलां जगह पे कर लो, आपको इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इतने परसेंट रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर आज डिसीजन ले रहे होते हैं जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट द रिस्क इज इन्वॉल्व विद इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एक्चुअल रिटर्न विल बी डिफरेंस। लेकिन रिस्क क्या होता है, ये आपको एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पता चलता है कि 1 साल बाद पता चलता है कि आप जो सोच रहे थे जितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न, क्या आपको उतना मिला है या नहीं मिला। अगर तो उससे कम है तो इसका मतलब है कि दिस इज बेसिकली रिस्की इन्वेस्टमेंट। अगर उससे ज्यादा, दिस इज वेल एंड गुड कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जितना आपने सोचा था उतना मिला है या उससे ज्यादा मिल गया। ठीक है, सो दिस इज सेफ इन्वेस्टमेंट। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पर बैंक आपको कहता है कि आप मेरे पास 1 लाख रुपए लिखवा दें, मैं आपको 5% उसके ऊपर देता हूँ। ठीक है, तो बैंक आपसे कमिट कर रहा है कि 5% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप जितना सोच रहे हैं आपको 5% 1 साल के बाद 5% ही मिलेगा। ठीक है, सो वो सेफ इन्वेस्टमेंट है कि जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और जिसका एक्चुअल रिटर्न एक जैसा हो। ठीक है, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन जब आप किसी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, जब आप कहीं किसी जगह पे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इट मे और मे नॉट गिव यू योर रिक्वायर्ड रिटर्न, योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो जितना आप सोच रहे हैं उतना आपको हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए। ठीक है, सो ये जो चांसेस होते हैं इसको हम कहते हैं रिस्क। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन्वेस्टर्स एक तो रिस्क अवर्स होते हैं, दूसरे रिस्क टॉलरेंट। रिस्क अवर्स कौन से होते हैं? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा रिस्क अवर्स होते हैं। जो रिस्क अवर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क को हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि जितना मुझे आपने बताया ना 1 साल के बाद रिटर्न मिलेगा, मुझे उतना ही चाहिए। ठीक है, तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट को जो है वो लाइक करते हैं। इन्वेस्टर्स who will not assume a given level of risk unless there is an expectation of adequate compensation for having do so। एक इन्वेस्टर जो कि रिस्क तब तक नहीं लेगा जब तक उसको उसकी कंपनसेशन नहीं दे देंगे आप, तब तक वो रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अर्न लार्ज रिटर्न्स विदाउट अज्यूमिंग द लार्जर रिस्क। ठीक है, अच्छा, वो इन्वेस्टर्स जो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक आप उसको रिटर्न नहीं दोगे। ठीक है, वो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होगा। इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंट, दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं रिस्क टॉलरेंट। एन इन्वेस्टर एन इन्वेस्टर्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क व्हेन इन्वेस्टिंग। एक इन्वेस्टमेंट जो कहता है कि ठीक है, आप मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, अगर आप मुझे रिटर्न 15% देंगे 1 साल के बाद, बैंक में मैं रखवाऊंगा तो मेरे पैसों के ऊपर वो रिटर्न देंगे मुझे 5%। आप मुझे 15% दे रहे हैं, आई विल टेक द रिस्क। इस इन्वेस्टर को हम कहते हैं रिस्क टॉलरेंट। उसको हम रिस्क टॉलरेंट कहते हैं। उसको बता भी दिया जाता है कि आप तो ये कर रहे हैं कि आपको 15% रिटर्न मिले, हो सकता है कि आपको 1 साल के बाद 2% भी ना मिले रिटर्न, तो वो कहेगा ठीक है मैं जो है वो इन्वेस्ट करूंगा, मैं ये रिस्क लूंगा। दूसरी तरह अगर आप रिस्क अवर्स हैं, आपको कहा जाए कि आप 15% इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपको 1 साल के बाद 2% हो सकता है कि आपको एक्चुअल गेन इतना हो। तो अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट वहीं पे करेंगे जगह यहाँ पे आपको डेफिनेट जो रिटर्न है वो मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न का जो ट्रेड ऑफ है वो क्या होता है? द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर अवेलेबल टू एन इन्वेस्टर। ठीक है, हर इन्वेस्टर के पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी वो रिटर्न जिसमें वो आसानी से बगैर कोई रिस्क लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमेशा बैंक की या गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट आपको के बॉन्ड्स इशू करती है, वो कहती है कि जितने परसेंट लिखा हुआ है ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर उतने परसेंट ही आपको मिलेगा। ठीक है, आपने बैंक के अंदर पैसे रखवाए हैं, आपको आपको जितने परसेंट वो कह रहे हैं उतने परसेंट ही मिलेगा। बैंक जो आपको रेट ऑफर कर रहा होता है, गवर्नमेंट जो आपको रेट ऑफर कर रही होती है ना, उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री। रिस्क फ्री क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उतना ही है
और इसका एक्चुअल रिटर्न भी इतना ही है, तो इसका रिस्क नहीं है, रिस्क 0% है, उसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ। अब क्योंकि ये रिस्क फ्री है, इसके ऊपर रिटर्न आपको कम से कम मिलेगा। हाँ, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग अकाउंट के अंदर होती है शाहजेब, वेरी गुड। आपको जो रिटर्न है वो आपको रिटर्न भी मिनिमम मिलेगा। बैंक के ऊपर जो रिटर्न है वो क्यों मिनिमम मिलता है? क्योंकि वो रिस्क फ्री है। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उतना मिलता है, एक्चुअल रिटर्न भी आपको उतना ही है, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको वो दे रहे हैं। द ट्रेड ऑफ ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क आर ऑलवेज अवेलेबल इन द रैशनल एनवायरनमेंट। अच्छा, आपसे कोई कहता है कि 1 लाख रुपया आप बैंक में ना रखवाए, आप आप फला फला जगह पे इन्वेस्ट कर लें, तो आप पहली बात ये करेंगे कि मुझे 5% तो बैंक में रखवाने का मिल रहा है, मुझे बताएं अगर आप इससे ज्यादा मुझे रिटर्न दे रहे हैं तो फिर मैं सोचूंगा। ठीक है, तो बेस लाइन क्राइटेरिया क्या है कि आपको बैंक जितना ऑफर कर रहा है, आपको गवर्नमेंट जितना ऑफर कर रही है, उतना आपको कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट तो दे, कम से कम उससे ज्यादा दे, तो फिर आप इंड्यूस होंगे वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा तो आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टर ये तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इन्वेस्टर इज अनविलिंग टू टेक रिस्क, मस्ट बी सेटिस्फाइड विद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने किसी इन्वेस्टर को किसी जगह पे इन्वेस्ट करवाना है, यानी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको कम से कम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जितना रिटर्न मिले, आरएफ जिसको हम बोलते हैं, और उससे ज्यादा मिले, तो फिर आप सोचेंगे कि उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ दे विश टू ट्राई टू अर्न अ लार्जर रेट ऑफ रिटर्न, फोर्थ, they must be willing to assume the larger risk। अच्छा, एक उसमें मजे की चीज है कि अगर आपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा पैसे का ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको उसके लिए रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको 5% से ज्यादा रिटर्न चाहिए, 10% रिटर्न चाहिए, तो आपको उसके लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब है कि हो सकता है कि आपको 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% ना मिले, साल बाद आपको 8% मिले, या हो सकता है 5% मिले। ठीक है, ज्यादा भी मिले। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कि आपको ये जो फोर्थ पॉइंट को इस तरह से समराइज उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, सिर्फ इसको समझ लें, इसको पढ़ लें, दैट्स इनफ।